घर की घंटी बजती है। दरवाजे पर घर का छोटा बेटा यानी कि प्रियंका का देवर विपिन खड़ा है, जो कि शादी करके आया है और उसके साथ उसकी पत्नी 60 साल की एक बूढ़ी औरत मंजू खड़ी है, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान है। इतना स्मार्ट और हैंडसम दिखने वाला 25 साल का जवान विपिन 60 साल की बुढ़िया को पत्नी बनाकर ले आया था। ये तुमने क्या किया विपिन? तुमने एक बुढ़ी से शादी कर ली? ये तूने क्या किया बेटा? लड़कियों की क्या कमी हो गई थी जो तूने 60 साल की औरत से शादी कर ली? मैं इससे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने इससे शादी की है। अब इनके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। लेकिन विपिन, कम से कम तुमने ये तो देखा होता कि इसकी उम्र क्या है और तुम्हारी उम्र क्या है, और शादी करने से पहले एक बार हमसे बात तो कर लेते। भाभी, अगर मैं आप लोगों से बात करता तो क्या आप मुझे शादी करने के लिए देते? हाँ, इसीलिए हम कोर्ट मैरिज करके आ गए हैं। अब मेरी पत्नी को कोई भी बेइज्जत नहीं करेगा। हम इसी घर में रहेंगे। प्रियंका का देवर अपनी 60 साल की बूढ़ी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। पूरा परिवार हैरान है कि आखिर विपिन ने ये क्या कर दिया। प्रियंका का पति राजीव गुस्सा करता है। ये विपिन ने क्या किया? अरे, माना कि उसे अपने पसंद की शादी करने की छूट है, लेकिन माँ से भी ज्यादा उम्र की पत्नी ले आना, ये कौन सी समझदारी है? अब तो शादी हो चुकी है राजीव, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि चुपचाप जो भी हो रहा है उसे होने दें, वरना विपिन घर छोड़कर भी जा सकता है। अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? हम लोगों से क्या कहेंगे? इस विपिन ने तो हमारी नाक ही कटा दी। जो होगा देखा जाएगा मम्मी जी, लेकिन आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, भगवान सब अच्छा करेंगे। पूरा परिवार परेशान है कि विपिन ने ये कैसा कदम उठा लिया, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो शादी करके अपनी पत्नी को घर ले आया था। लेकिन पूरा परिवार उसके इस कदम से नाराज है। अगले दिन प्रियंका किचन में खाना बना रही है, तभी विपिन अपनी 60 साल की पत्नी को लेकर आता है। भाभी, आज मेरी पत्नी की पहली रसोई है, क्या आप इस रस्म को नहीं करेंगी? प्रियंका इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और उसकी सास वहाँ आती है। कौन सी रस्म और कैसी रस्म? अब क्या हमें 60 साल की बुढ़ी औरत से पहली रसोई की रस्म करवाएं? इनसे पूछो, क्या इनसे काम होगा भी? इनकी अब लाठी टेक कर चलने के दिन है और तुम इससे शादी के बाद पहली रसोई करवा रहे हो। मम्मी, आप मेरी पत्नी की इंसल्ट नहीं कर सकती। माना कि इसकी उम्र ज्यादा है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ और अब ये मेरी पत्नी है और इस घर की छोटी बहू, और इसे इसके सारे हक मिलने चाहिए। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि जो हुआ उससे आप खुश नहीं हैं, लेकिन मुझे एक मौका तो दीजिए। मत बोलो मुझे मम्मी जी, तुम्हें पता है तुम मुझसे भी 4 साल बड़ी हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही मुझे मम्मी बोलने में? रिश्ते उम्र से नहीं, ओहदे से चलते हैं मम्मी जी। मैं भले ही आपसे उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन रिश्ते में तो आप मुझसे बड़ी हैं। मेरी सास हैं आप। हे भगवान, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। प्रियंका की सास से ये सब कुछ सहन नहीं होता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। प्रियंका बेचारी खड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। प्रियंका रात में पानी का जग लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नजर अपने देवर के कमरे पर पड़ती है, जो पूरी तरह से सजा हुआ है और बेड भी सजाया है, क्योंकि आज उनके देवर की सुहागरात है। ये देखकर प्रियंका हैरान है और अपने कमरे में जाकर अपने पति को ये बात बताती है। ये तो होना ही था प्रियंका, अब जब उसने शादी की है तो सुहागरात तो मनाएगा ही ना। राजीव, तुमने उस औरत की उम्र देखी है? वो 60 साल की हो चुकी है और तुम्हारा भाई सिर्फ 25 का है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सुहागरात कैसी होगी और ये शादी कैसे टिकेगी। हम इस मामले में अब कुछ नहीं बोल सकते प्रियंका, ये उन दोनों का पर्सनल मैटर है। अब जब शादी हो ही चुकी है तो शादी के बाद जो होता है वो सब भी होगा ही, और फिर शादी टिके या ना टिके हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे एक बात तो देखने वाली है, तुम्हारा भाई उस औरत से बहुत प्यार करता है। देखा नहीं कैसे हर बात पे उसकी साइड लेता है और उसके लिए खड़ा रहता है। इतना तो कभी तुमने भी नहीं किया मेरे लिए। वो कहते हैं ना कि इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, मेरा भाई वही हो गया है। चलो सो जाओ, अब इनकी वजह से अपनी रात खराब क्यों करें हम। प्रियंका सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन राजीव के ताऊजी आए हुए हैं और राजीव की माँ को धमकी दे रहे हैं,
तभी वहाँ प्रियंका भी पहुँच जाती है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कमला, कोर्ट के बाहर ही मामला सेटल कर लेते हैं। इसी में तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई होगी, वरना अच्छा नहीं होगा। भाई साहब, अब जो भी होगा कोर्ट में ही होगा। फिर जज का जो भी फैसला हो हम वही मान लेंगे, लेकिन केस तो अब होकर रहेगा। वो जमीन तो मेरी ही होगी कमला, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो, और कल का फैसला मेरे ही हक में होने वाला है। तैयार रहना वो जमीन मुझे देने के लिए। ताऊ जी, एक तो आपने धोखे से हमारी जमीन ले ली। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो आपके सगे भाई की जमीन है, और उनके जाने के बाद उनका परिवार कैसे रहेगा। उस पर से आप हमें धमकी दे रहे हैं। वो जमीन किसकी है प्रियंका, ये फैसला तो अब कोर्ट ही करेगी। कल कोर्ट में मिलते हैं। राजीव के ताऊ जी चले जाते हैं। प्रियंका और उसकी सास टेंशन में आ जाते हैं। पता नहीं बहू, कल कोर्ट में क्या होगा। हमने तो हमारी तरफ से सारे पेपर्स कोर्ट में जमा कर दिए हैं। भगवान करे तुम्हारे ससुर जी की वो जमीन हमें ही मिले। हमें ही मिलेगी मम्मी जी, क्योंकि वो हमारी ही जमीन है। ताऊ जी ने तो उस पर धोखे से कब्जा कर लिया है। मुझे पूरा यकीन है भगवान हमारा ही साथ देंगे। तुम्हारे ताऊ जी हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। जब से तुम्हारे ससुर जी की मौत हुई है, उन्होंने हमेशा हमें बर्बाद करने के बारे में ही सोचा और सब कुछ हड़पने के चक्कर में लगे रहे। कई बार हमारी बदनामी करने की भी कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी 60 साल की बुढ़ी देवरानी उनके सामने नहीं आई, वरना हम उन्हें क्या जवाब देते कि ये औरत कौन है। आज भले ही उन्हें पता नहीं चला हो मम्मी जी, लेकिन कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। देवर जी ने जो किया उससे हमारी जग हंसाई होना तो तय है। इसलिए आप ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ताऊ जी इस बात का फायदा जरूर उठाएंगे। प्रियंका और उसकी सास दोनों ही चिंता में हैं और उन्हें पता है कि कभी न कभी ताऊ जी को ये बात पता चल ही जाएगी और पूरे समाज में उनकी हंसी उड़ाने में ताऊ जी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन विपिन, राजीव और विपिन की पत्नी मंजू कोर्ट से वापस आते हैं। ये देखकर प्रियंका और उसकी सास हैरान है। तुम दोनों इस बुढ़िया को अपने साथ कोर्ट क्यों ले गए थे? इसकी क्या जरूरत थी कोर्ट में? तुम दोनों का दिमाग तो ठिकाने पर है। अब पूरी दुनिया को पता चल गया होगा कि विपिन ने इस बुढ़ी से शादी की है जिसकी उम्र 60 साल है। अरे जो होना था वो हो गया मम्मी, और ऐसा हुआ कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। ये सब छोड़िए, आप तो ये बताइए कि केस का क्या हुआ। हमें हमारी जमीन मिली या नहीं, या फिर ताऊ जी ने उस पर अपना हक जमा लिया? मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा प्रियंका कि कोर्ट में क्या हुआ। अरे मैं तो खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्या हुआ कोर्ट में राजीव बेटा? मुझे तो इस बात का डर है कि तुम्हारा भाई अपनी बुढ़ी पत्नी को साथ ले गया था और तुम्हारे ताऊ जी को पता लग गया होगा कि तुम्हारे भाई ने इस औरत से शादी कर ली है। अब वो पूरे समाज में इस बात को फैला देंगे और सब हम पर हंसेंगे। हंसेंगे तो हंसते रहेंगे। मैं किसी से नहीं डरता। मेरे लिए जो जरूरी था मैंने वही किया। समाज और दुनिया का क्या, वो तो कुछ भी सोचती रहेगी। ऐसा नहीं होता है मेरे समझदार बेटे। हमें इसी समाज और दुनिया में रहना होता है। इन्हीं लोगों के बीच हमें जिंदगी बितानी होती है और उनके बीच हम हंसी का पात्र बनकर नहीं रह सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता मम्मी कौन क्या बोलता है। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने किया, और मेरे लिए मेरे पिता की जमीन से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। इस बात का क्या मतलब है देवर जी? पापा की जमीन हमें मिली या नहीं, आप लोग बताते क्यों नहीं हो? अरे जिस 60 साल की बुढ़ी औरत को आप लोग गालियां दे रहे थे और भला बुरा कह रहे थे, आप लोगों को हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आज अगर वो नहीं होती तो हमें पापा की जमीन कभी नहीं मिल पाती। ये तुम क्या बोल रहे हो राजीव? हम इस औरत का शुक्रिया अदा क्यों करेंगे? और इसकी वजह से तुम्हारे पापा की जमीन तुम्हें कैसे मिली? हाँ राजीव, साफ साफ बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? प्रियंका, तुम्हारी देवरानी का आज कोर्ट जाना बहुत जरूरी था। अगर ये आज कोर्ट में जाकर अपनी हाजिरी नहीं देती तो ताऊ जी हमारे पापा की जमीन को हड़प चुके होते, और इन्होंने कोर्ट में जाकर गवाही दी। इसीलिए हमारे पापा की जमीन हमें वापस मिल गई है। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। असल में दादाजी की जो वसीयत बनी थी उसमें साफ साफ लिखा था कि ताऊ जी और पापा जी के बच्चे जब शादी कर लेंगे तो ये जमीन उनके नाम हो जाएगी। ताऊ जी के बच्चों ने तो शादी कर ली थी,
लेकिन हमारे घर में सिर्फ राजीव भैया ही शादी हुई थी, लेकिन मेरी शादी हुई नहीं थी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ताऊ जी ने जमीन हड़प ली। अरे ये केस तो हम हार ही जाते मम्मी, क्योंकि ये जो शर्त दादाजी ने वसीयत में डाली थी कि ये सिर्फ ताऊ जी को ही पता थी। अरे हमें तो पता ही नहीं थी। वो तो जब मैंने गलती से एक बार वसीयत पढ़ी तो मुझे पता चला कि मेरी शादी करना भी जरूरी है। अब ऐसे में मुझे कुछ और नहीं सूझा, तो मैंने मंजू जी की मदद ली। मंजू जी उसी एनजीओ में काम करती हैं जहां मेरा एक दोस्त काम करता है, और मेरे कहने पर उन्होंने मेरी पत्नी बनना स्वीकार किया, और आज उन्हीं की वजह से हमें हमारे पापा की जमीन वापस मिल गई। विपिन की बात सुनकर प्रियंका और उसकी सास सकते में आ जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें ये सब सुनना पड़ेगा और उनकी जिंदगी में इस तरह की स्थिति कभी बनेगी। लेकिन आप लोगों की भी गलती नहीं है। कोई भी माँ और परिवार ऐसे ही रिएक्ट करता जैसा कि आप लोगों ने किया। कोई भी घर का जवान लड़का अगर किसी बुढ़ी से शादी कर लेगा तो सबको बुरा लगना तो तय था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने शादी नहीं की है। हमने सिर्फ शादी का नाटक किया था ताकि आपकी पुश्तैनी जमीन को बचाया जा सके और आपके पापा का सपना पूरा किया जा सके। मैं आपके बेटे की पत्नी नहीं हूँ, बल्कि एक विधवा हूँ, और मेरे खुद के बच्चे भी आपके बच्चों से बड़े हैं। ये सब सिर्फ आपकी जमीन बचाने के लिए किया गया, क्योंकि विपिन एक बहुत अच्छा बच्चा है और मैं इसकी मदद करना चाहती थी। अब हमें हमारी जमीन वापस मिल चुकी है और मंजू जी का काम भी खत्म हो चुका है। अब ये वापस अपने घर चली जाएंगे। अब आप लोगों को समझ में आया कि आपका बेटा 60 साल की बुढ़ी औरत से शादी करके क्यों आया था। विपिन की बात सुनकर प्रियंका और उसकी सास राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि आज उनकी जमीन भी उन्हें वापस मिल गई और उनके बेटे ने किसी बूढ़ी से शादी भी नहीं की। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कांति की 2 बहुएं थी। बड़ी निशा जो कि एक अमीर घर से आई थी और रजनी जो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। निशा को अपने पैसे का बहुत घमंड था और वो बार बार पर अपनी देवरानी रजनी को नीचा दिखाया करती थी। निशा अपनी सास और देवरानी के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार है। उसने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी है। मम्मी जी, मैं तैयार हूँ पार्टी में चलने के लिए। आप रेडी हो गई? हाँ बहू, मैं भी तैयार हूँ। बस तुम्हारी देवरानी रजनी आ जाए फिर चलते हैं। ये रजनी भी बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में, जैसे पता नहीं कौन से हीरे मोती जड़े कपड़े पहन रही होगी। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि उसे ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप मानी ही नहीं। ऐसा नहीं होता बेटा, मैं तुम दोनों की सास हूँ ना, तुम दोनों को मुझे बराबर रखना होता है। सास बहू की बातें कर रही होती है कि वहाँ निशा आ जाती है, जिसने सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहनी होती है, जिसे देखकर जेठानी गुस्सा करने लगती है। ओहो, तो ये घटिया सी साड़ी पहनने के लिए तुम घंटे लगा रही थी। हम किसी की मौत में नहीं जा रहे हैं रजनी, पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी में कम से कम आज तो अच्छे कपड़े पहन लेती। अच्छी तो है भाभी, इसमें क्या खराबी है। और कॉटन की साड़ी का फैशन तो कभी नहीं जाता। कॉटन की साड़ी सबसे ज्यादा सोबर और स्टैंडर्ड लगती है। अच्छा, तो अभी गरीब परिवार की लड़की जिसने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छे कपड़े नहीं खरीदे, वो मुझे समझाएगी क्या फैशन होता है और क्या स्टैंडर्ड होते हैं। हाँ नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, तुम दोनों बहस मत करो। तुम दोनों को मेरे साथ चलना है या नहीं? अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम से लड़ो। मैं जा रही हूँ, और चलना है तो तमीज से दोनों मेरे साथ चलो। और मुझे किसी तरह की कोई बहस नहीं चाहिए वहाँ। निशा की बातों से तंग आकर सास दोनों को डांट लगा देती है और दोनों बहुएं चुपचाप सास के साथ पार्टी में चली जाती है। अगले दिन निशा ने ऑनलाइन कुछ कपड़े मंगवाए होते हैं और वो अपनी सास को दिखा रही होती है और खुद की तारीफ कर रही होती है। तभी वहाँ रजनी भी आ जाती है, जिसे देखकर निशा और ज्यादा दिखावा करने लगती है। ये वाला देखा आपने मम्मी जी, ये गाउन कितना प्यारा है। मुझे नहीं लगता कि पूरे शहर में इतना सुंदर गाउन कोई पहनेगा। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। ये मैंने ऑनलाइन भले ही मंगवाया है मम्मी जी, लेकिन ये सभी अच्छे डिजाइनर ने बनाए हैं। इसकी डिजाइन देखिए आपने, इसका तो कोई मैच ही नहीं है। वैसे भी सभी लोग मुझे हमेशा से ही कहते थे कि मैं कपड़े चॉइस करने के मामले में एकदम परफेक्ट हूँ। मेरी चॉइस खराब हो ही नहीं सकती। देखिए ना कितना सुंदर कपड़ा है। रजनी वहीं खड़े होकर सारे कपड़े दिखा रही है। तभी उसकी जेठानी उसे टॉन्ट मारने लगती है। तुम खड़ी क्यों हो रजनी? बैठ जाओ ना और आराम से हाथ में लेकर देखो।
वैसे भी इतने अच्छे और महंगे कपड़े तुमने कभी देखे नहीं होंगे। तुम्हें पता है ये सभी कपड़े डिजाइनर से बने हैं। डिजाइनर का मतलब तो समझती हो ना? भाभी, मैं डिजाइनर का मतलब भी समझती हूँ, और ये जो भी कपड़े हैं इनका पैटर्न भी। अब भूल रही है, मैं सिलाई भी सीख चुकी हूँ और कुछ कपड़े डिजाइन भी कर चुकी हूँ। रजनी की बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे रजनी का मजाक उड़ा रही हो। सास ये सब कुछ देख रही है लेकिन कुछ बोलती नहीं। रजनी को भी बहुत अजीब लगता है। अरे मेरी भोली भाली देवरानी जी, जो आप करती थी उसे डिजाइन करना नहीं कहते बल्कि कपड़े सिलना कहते हैं, और जो सिलाई तुमने सीखी उसका कोई मोल नहीं है मार्केट में। ऐसा नहीं है निशा, कुछ भी सीखना कभी बेकार नहीं जाता। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस रजनी को ये बता रही हूँ कि फैशन क्या होता है और डिजाइन करना किसे कहते हैं। वैसे मेरी पसंद कैसी लगी तुम्हें रजनी? तुमने बताया नहीं। बहुत अच्छी है भाभी, बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो आपने डिजाइन्स मंगवाई है ना, ये आउटडेटेड हो चुके हैं। ये सीक्वेंस तो अब मार्केट में मिलना ही बंद हो गया है, और ये सलमा सितारा, ये तो अब चलता ही नहीं है। रजनी की बात सुनकर निशा की आंखों में गुस्सा आ जाता है। उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। प्लीज रजनी, तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या चलता है और क्या नहीं। मुझे तुमसे ज्यादा फैशन तो आता है, मुझसे ज्यादा फैशन तो नहीं जानती हो ना तुम, और मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है क्या नहीं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ रजनी। तुमसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। निशा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। रजनी अपनी सास की तरफ देखती है। उसकी सास रजनी को देखकर हल्के से मुस्कुराती है और निशा भी हंसने लगती है अपनी जेठानी के ऊपर। कुछ दिन बाद निशा, रजनी और उसकी सास हॉल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी सास के पास मैसेज आता है। सुनो बहू, हमारी कॉलोनी वालों ने फैशन डिजाइनिंग का कंपटीशन रखा है इस बार नवरात्रि में। जिन्हें भी पार्टिसिपेट करना हो उन्हें अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा। क्या तुम दोनों को करवाना है? नहीं मम्मी जी, मैं तो नहीं करवाऊंगी। ये छोटे मोटे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके मैं अपना स्टैंडर्ड गिराना नहीं चाहती। वैसे भी कॉलोनी के कंपटीशन में कौन ही बड़े डिजाइनर होंगे, मेरे सामने तो सभी फीके पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है बेचारे उन लोगों को ही जीतने दो। ठीक है निशा बहू, तुम रहने दो। रजनी बहू, मुझे लगता है तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तुम्हें अपना हुनर दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। जी मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी। आप मेरा नाम रजिस्टर करवा दीजिए, मैं पार्टिसिपेट करूंगी। निशा जैसे ही सुनती है रजनी पार्टिसिपेट कर रही है, उसके मनन में जलन आ जाती है और वो मन ही मन सोचती है, इस रजनी को नीचा दिखाने का अच्छा मौका है। बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही थी उस दिन और मुझे बता रही थी कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है क्या नहीं। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके इसे ऐसा हराऊंगी कि खुद ही समझ जाएगी कौन ज्यादा फैशन समझता है और कौन नहीं। निशा बहू, पक्का तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो ना? मैं रजनी बहू का नाम दे रही हूँ। अब मम्मी जी, आप इतना फोर्स कर रही है तो मैं भी पार्टिसिपेट कर ही लेती हूँ। वैसे भी घर बैठकर क्या करूँगी, कम से कम थोड़ा मनोरंजन ही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं तुम दोनों का नाम दे देती हूँ। 5 दिन बाद कंपटीशन है, तुम लोग अपनी अपनी ड्रेस के साथ तैयार रहना। अगले दिन निशा अपने रूम में कुछ कपड़ों के साथ बैठी हुई है और रजनी को नीचा दिखाने के बारे में सोच रही है। इस रजनी को तो इस बार मुंह के बल ऐसा गिराऊंगी। मैं बहुत अपने आप को डिजाइनर समझती है ना, ऐसी ऐसी ड्रेस बनाकर पेश करूंगी कि आंखें फटी की फटी रह जाएगी और उसे उसकी औकात भी पता चल जाएगी। बड़ी आई मुझसे कंपटीशन करने वाली। कहाँ मैं इतने अमीर परिवार की लड़की और कहाँ वो झोपड़पट्टी में रहने वाली। कपड़ों के मामले में मुझसे बराबरी करती है। इस बार इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। कंपटीशन का दिन, आखिरकार कंपटीशन वाला दिन भी आ ही जाता है, जब सभी पार्टिसिपेंट अपने अपने बनाए 3 तरह के ड्रेस लेकर स्टेज पर मौजूद है। निशा के चेहरे पर अलग ही ओवर कॉन्फिडेंस नजर आता है। वहीं रजनी ने एक बहुत ही सुंदर सी कॉटन की सिंपल साड़ी पहनी हुई है और मुस्कुराती हुई स्टेज पर खड़ी है। उनकी सास नीचे बैठी हुई है और दूसरे पार्टिसिपेंट के रिलेटिव्स भी स्टेज के नीचे बैठकर शो शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। शो शुरू हो चुका है और एक एक करके स्टेज पर सभी लोग अपने ड्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब निशा का नंबर आ चुका है, जो अपनी 3 ड्रेस लेकर स्टेज पर आती है। एक उसका गाउन है, दूसरी उसकी एक साड़ी है और तीसरी मलमल की शर्ट। अब बारी आती है रजनी की, जो अपने 3 कपड़े लेकर आती है। उसका
गाउन है जो उसने वेस्टेज पॉलिथीन से बनाया है, दूसरी उसकी साड़ी है जो उसने वेस्ट कपड़ों से बनाई है और तीसरा उसका एक टॉप है जो उसने केले के पत्तों से बनाया है। रजनी के डिजाइन देखने के बाद निशा मन ही मन जोर जोर से हंसने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान ये इसने क्या बना डाला, इसने तो हम लोगों की नाक ही कटवा दी। इसी सिलाई सीखने और डिजाइनर कपड़े के ऊपर घमंड करती थी ना ये रजनी। आज मैंने इसका टैलेंट भी देख लिया, अब मुझे और मौका मिल जाएगा इसे नीचा दिखाने का। और अब तो मैं मम्मी जी को भी नीचा दिखा सकती हूँ, बहुत साइड लेती थी ना। सभी पार्टिसिपेंट अपनी एड्रेस दिखा चुके हैं और अब समय आ जाता है रिजल्ट का। जज जाकर रिजल्ट घोषित करता है। निशा इतनी ओवर कॉन्फिडेंट होती है कि विजेता का नाम सुनने के पहले ही ट्रॉफी लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा देती है, लेकिन जैसे ही जज रजनी का नाम लेते हैं उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। रजनी खुशी खुशी जज से ट्रॉफी लेने जाती है, लेकिन निशा रजनी को जीतता देख जल भुन जाती है और वहाँ से सीधा अपने घर के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद रजनी और उसकी सास घर आते हैं और देखते हैं कि निशा गुस्से में इधर उधर टहल रही है और उन्हें देखते हैं कि निशा का गुस्सा फूट पड़ता है। क्या तुमने उस जज को पैसे खिलाए थे? तुम्हारे उन वाहियात से डिजाइन के लिए उसने तुम्हें विनर कैसे घोषित कर दिया? जरूर तुमने जज के साथ पहले से ही प्लान बना कर रखा होगा, है ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो निशा? कंपटीशन में हार जीत तो चलती ही रहती है, इसे पर्सनल नहीं बनाना चाहिए। नहीं मम्मी जी, ये कैसे जीत सकती है? ये मेरे सामने कैसे जीत सकती है? वैसे ही जीत सकती है जैसे आज जीती है। निशा बहू, हमें कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रजनी नहीं जीत सकती? उसने जो डिजाइन पेश किए उतने यूनिक और अच्छे डिजाइन वहाँ पर मौजूद किसी भी पार्टिसिपेंट ने नहीं बनाए थे, तुमने भी नहीं। इसे ही तो टैलेंट कहते हैं और अपने टैलेंट के दम पर रजनी बहू आज इस कंपटीशन को जीत गई है। अगर तुमने भी रजनी को नीचा दिखाने के बजाय कंपटीशन पर ध्यान दिया होता और मेहनत की होती तो शायद आज तुम विजेता होती, लेकिन तुम तो उसे नीचा दिखाने में लगी हुई थी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने आप पर ध्यान देना चाहिए हमें, ना कि दूसरे पर। रजनी ने खुद पर ध्यान दिया और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन बना कर दिखाए और वो जीत गई क्योंकि वो हकदार थी। हकदार। अपनी सास की बात सुनकर निशा शर्मिंदा तो होती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। रजनी खुश होती है और ट्रॉफी अपनी सास को दे देती है। ये देखकर निशा और जल जाती है। पूजा अपने पति राजीव से लड़ रही है क्योंकि वो जिम जाना चाहती है और उसका पति उसे मना कर रहा है। अरे तुम्हें जरूरत ही क्या है जिम जाने की? तुम तो वैसे ही दुबली पतली हो और वैसे भी घर के इतने काम होते हैं, तुम मैनेज नहीं कर पाओगी पूजा। तुम भी कौन से जमाने की बात कर रहे हो राजीव? जिम सिर्फ दुबले होने के लिए नहीं जाते बल्कि फिट रहने के लिए जाते हैं। मैं भी फिट रहना चाहती हूँ। अगर यही बात है तो तुम सिर्फ सुबह उठकर वॉक करोगी तो भी फिट रह सकती हो। वैसे भी तुम्हारा वजन तो ज्यादा नहीं है। अगर तंदुरुस्ती रहना है तो सुबह सुबह उठकर पास वाले गार्डन में वॉक क्यों नहीं कर लेती? ऐसे अगर सिर्फ वॉक करने से तंदुरुस्त हो जाते तो जिम में इतनी भीड़ नहीं होती। अब समय बदल चुका है राजीव। जिम करने से मैं तंदुरुस्त रह सकती हूँ और मेरी सारी सहेलियाँ भी जिम जा रही हैं और मुझे भी जाना है। अच्छा, तो इसलिए तुम्हें जिम जाना है क्योंकि तुम्हारी सहेलियाँ भी वहाँ जा रही है। वाह, वो कुएं में कूदेंगी तो तुम भी कूद जाओगी क्या? क्या पूजा, थोड़ी समझदारी दिखाओ। ठीक है, अगर तुम्हें मुझे जिम के पैसे नहीं देने तो मैं अपने पापा से मांग लूंगी, लेकिन जिम तो मैं जाकर ही रहूंगी। पूजा जिद पर अड़ जाती है कि वो जिम जाकर ही रहेगी। यही बात उसकी सास के कानों में पड़ती है और वो भी पूजा को जिम जाने से मना करती है, लेकिन पूजा अपनी सास से भी बहस कर लेती है। बहू, वैसे ही घर के इतने काम होते हैं, उसी में तुम थक जाती हो, फिर जिम जाने लगोगी तो और ज्यादा थक जाओगी। काम कैसे कर पाओगी? हाँ, तो क्या आप पीछे से थोड़ा काम नहीं देख सकती है मम्मी जी? वैसे भी मैं जिम सुबह 6 बजे जाऊंगी। जब तक आप लोग उठेंगे मैं वापस भी आ जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, अपना काम नहीं रुकेगा। बात काम करने की नहीं है बहू, ये जिम वगैरह बस दिखावा है, दिखावा। हमारे जमाने में कौन से जिम होते थे, लेकिन देखो हम लोग इतनी उम्र होने के बाद भी तंदुरुस्त है। तुम भी अच्छा खाओ,
सुबह शाम योगा करो, तंदुरुस्त रहोगी। हाँ, आपके जमाने की बात अलग थी मम्मी जी, तब तो इंसान मर जाता था और पता भी नहीं चलता था कि किस बीमारी से मरा है। लेकिन अब समय बदल चुका है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप माँ बेटे को मेरे जिम जाने से तकलीफ क्या है। हमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा, हम तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे। कुछ दिन जिम जाकर तुम अपना शरीर और खराब कर लोगी और वो लोग पता नहीं क्या क्या खाने और पीने को देते हैं, वो तो और ज्यादा नुकसानदायक होता है। आपको अभी इन सब चीजों की समझ नहीं है मम्मी जी। आप ठहरी पुराने जमाने की, मैं पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हूँ। मुझे अच्छे से पता है क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। तुम और राजीव अपने हिसाब से देख लो, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहती। बहू की बहस से तंग आकर सास इस बारे में बात करने से मना कर देती है, लेकिन बहू ने तो अब ठान लिया है कि वो जिम जाकर ही रहेगी और ऐसा ही होता है। अगले दिन पूजा जिम कर रही है और बहुत सारी सेल्फी ले रही है, जिन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती है। उसका ध्यान जिम में कम और फोटो वीडियो बनाने में ज्यादा है। पूजा घर आती है और जिम करने के बाद वो बहुत ज्यादा थक चुकी है और आते ही सोफे पर निढाल हो जाती है। पूजा, जल्दी से मुझे चाय नाश्ता दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। राजीव, मैं अभी जिम से आई हूँ, देख नहीं रहे हो कितनी थक चुकी हूँ। मम्मी जी को बोल दो, वो दे देंगी। ये तुम्हारा काम है पूजा, मम्मी का नहीं। वैसे भी उनकी पूरी जिंदगी निकल गई यही काम करते हुए, अब क्या बुढ़ापे में भी उनसे काम करवाओगी? हाँ, तो मैं कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए कह रही हूँ, सिर्फ चाय नाश्ता देने के लिए ही तो कहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए कहा था तुमसे कि जिम ज्वाइन मत करो, मुझे पता था यही सब होगा। उस समय तो तुम बड़े बड़े बोल रही थी कि मैं सब कर लूंगी, सब संभाल लूंगी। अब क्या हुआ? हाँ, तो अभी मुझे जिम जाते हुए दिन ही कितने हुए हैं, थोड़े दिन तो लगते हैं सेट होने में, और तुम तो चाहते हो कि मैं जिम ना जाऊँ, इसीलिए बस बहाने ढूंढते रहते हो लड़ाई करने के। इतनी देर में पूजा की सास अंदर से राजीव के लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और उन्हें समझाती है, अरे बेटा, सुबह सुबह तुम दोनों क्यों लड़ने में लगे हो? मैंने तेरा चाय नाश्ता बना दिया है, ले चाय नाश्ता कर और ऑफिस जा। अरे माँ, आपने क्यों तकलीफ की, मैं बाहर से खा लेता। अपने बच्चों के लिए काम करना तकलीफ नहीं है बेटा, वैसे भी बहू तो दिन भर काम करती है, कभी कभी मैं भी कर लूंगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा। मैं भी इन्हें इतनी देर से यही कह रही हूँ मम्मी जी, लेकिन इन्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। पूजा गुस्से में उठकर अंदर चली जाती है और उसका पति और सास उसे देखते रह जाते हैं। कुछ दिन बाद पूजा अपने फोन में अपनी सहेलियों के फोटो और वीडियो देख रही है और खुद से बोल रही है, ये आशा तो बहुत दुबली हो गई है, लगता है 1 नहीं 2 घंटे जिम करती है, और ये दीपाली, इसका तो शेप ही बिल्कुल अलग हो गया है। मुझे भी इन लोगों की तरह ही मेहनत करनी होगी ताकि मैं इनसे ज्यादा अच्छी दिख सकूं। पूजा जिम में डबल मेहनत करने लगती है, कभी वजन उठा रही तो कभी मशीन पर दौड़ रही है। उसके जिम वाले ने उसे एक प्रोटीन पाउडर का डिब्बा भी दिया है, जिसे वो दूध में मिलाकर पीती है और उसे लगता है कि इस प्रोटीन पाउडर से ही उसका शरीर तंदुरुस्त बनेगा। अगली सुबह हो चुकी है, लेकिन पूजा अभी तक उठी नहीं है। उसका अलार्म बज रहा है, जिसे वो बंद करके फिर से सो जाती है। पूजा करवट लेती है तो उसका सारा बदन दर्द कर रहा है और वो दर्द से कर रही है। उसके पैर हिल भी नहीं रहे और हाथों में भी जैसे जान ही नहीं बची है। ये मेरे पैरों को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों पर कंट्रोल ही नहीं है, पूरा बदन दर्द कर रहा है। अचानक से क्या हो रहा है मुझे? राजीव तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तभी देखता है कि पूजा अभी तक सो रही है। उसे चिंता होती है और वह पूछता है, पूजा, उठी नहीं अभी तक? आज तुम जिम नहीं गई, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ राजीव, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बदन भी दर्द कर रहा है। शुरू में ऐसा होता है, जब जिम जाना शुरू करते हैं तो हाथ पैर और बदन दर्द होता है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ देता हूँ, वो खाकर सो जाना, दिन में ठीक हो जाओगी, ठीक है? राजीव पूजा को दवाई देकर चला जाता है। पूजा दवाई खा लेती है और फिर से सो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद पूजा को उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। वो उल्टी करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सास दौड़कर उसके कमरे में आती है और देखती है कि पूजा का हाल बहुत बुरा है। अरे
बहू ये तुम्हें क्या हो रहा है? इतनी उल्टियाँ क्यों कर रही हो? पता नहीं मम्मी जी, बहुत उल्टियाँ हो रही है, हाथ पैर भी टूट रहे हैं, जैसे जान ही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अभी राजीव को फोन करती हूँ। कुछ देर बाद राजीव डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर पूजा को चेक कर रहे हैं और उन्हें पूजा की बीमारी समझ आ जाती है। आपने बताया कि आप जिम जाती हैं और प्रोटीन पाउडर भी पीती हैं। कितना टाइम हो गया आपको जिम जाते हुए? अभी तो बस 15-20 दिन ही हुए हैं डॉक्टर साहब। लेकिन हुआ क्या है डॉक्टर साहब? क्या इसकी तबीयत जिम जाने की वजह से बिगड़ी है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। असल में जो प्रोटीन पाउडर ये पी रही हैं वो उनकी सेहत के लिए सही नहीं है। उसके अलावा शायद इन्होंने एक्सेसिव जिम भी किया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी तरह से टूट गई है। मुझे लगता है अब इन्हें एक हफ्ता अच्छे से आराम करना चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और पूजा भी डर जाती है। डॉक्टर साहब तो चले जाते हैं लेकिन पूजा रोने लगती है। कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ तो इंसान से ही होती है। हमने तो तुझे पहले ही समझाया था कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन तू ही जिद पर अड़ी हुई थी। मैंने कहा था ना पूजा, ये जिम वगैरह सब बेकार की चीज है। अगर करना ही है तो योगा कर लो, मॉर्निंग वॉक कर लो। अरे इससे भी इंसान तंदुरुस्त ही रह सकता है और ये सबसे अच्छा प्राकृतिक इलाज भी है सेहत बनाने के लिए। आप दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने अपनी सहेलियों के चक्कर में जिम ज्वाइन कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों से मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया है। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी तबीयत ठीक कर लो जल्दी से। उसके बाद हम सास बहू दोनों सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे और तुम्हें मेरे साथ योगा भी किया करना। सभी हंसने लगते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।